वेरी बिग जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। आप सभी मुझे इस वक्त स्क्रीन में, अपने मोबाइल स्क्रीन में देखने वाले सभी स्टूडेंट्स का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। मैं डॉक्टर इमरान अहमद खान, डायरेक्टर एम एकेडमी, आपका जीएस का टीचर, हाजिर हूं अब आपके सामने अपने इस वीडियो के साथ, जो कि सेकेंड बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, द ऑनरेबल पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जी हां, आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि वो सारे पॉइंट जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताए थे कि किस तरीके से हम राष्ट्रपति के पद संबंधी जानकारी लेंगे, जिसमें बहुत सारे पॉइंट्स मैंने आपको बताए थे और आपको यह भी एश्योर किया था कि बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, बहुत आसान चीजें हैं, बहुत आसानी से आपसे बनेंगी, बस सुकून से सुनने की जरूरत है और दोबारा में उसके नोट्स बनाने की जरूरत है। फिलहाल अपनी पेन कॉपी को किनारे रखिए और सुकून के साथ में मेरी बातों को सुनिए, जो भी मैं आपसे बोलने वाला हूं। सो गाइज, हम सबसे पहले शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन प्रेसिडेंट पोस्ट। जी हां, इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन में आपकी जानकारी के लिए मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि हमारा जो संविधान बना है ना, यह संविधान 75% डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने खुद शोध करके, रिसर्च करके 1935 के भारत शासन अधिनियम से प्रभावित होकर लिखा और 25% कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट उन्होंने दुनिया के दूसरे देशों के संविधान और संवैधानिक व्यवस्थाओं से मिलता जुलता या प्रभावित हुआ लेकर उसको एकजुट किया है, उसे कंबाइन किया है, क्लोज किया है। जी हां, ये मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि हमारे देश में राष्ट्रपति का पद की स्थिति, राष्ट्रपति के पद की स्थिति ये हमने यूके से ली है। वहां की जो महारानी का पद होता है उसे देखकर हमने भी अपने यहां एक पद का सृजन किया है, उसको क्रिएट किया है। तो इसलिए बोला मैंने पद की स्थिति, लेकिन उस पद का नाम जिसे हम आज राष्ट्रपति दी प्रेसिडेंट बोलते हैं, वह हमने यूएसए के संविधान से लिया। जी हां, दुनिया का पहला लिखित संविधान, जबकि दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान हमारे देश भारत का है। तो याद रखिए कि हमारा जो व्यवस्था है वो बहुत ज्यादा प्रभावित है यूके और यूएसए से। तो जब हम बात राष्ट्रपति की कर रहे हैं तो हमें ध्यान रखना होगा कि राष्ट्रपति के पद की स्थिति हमने ब्रिटेन से ली और राष्ट्रपति के पद का नाम हमने यूएसए से लिया है। राष्ट्रपति के पद की स्थिति जब हमने ब्रिटेन से महारानी के पद से प्रभावित होकर ली तो वहां से एक अंतर आता है। वो अंतर यह है कि महारानी का पद वंशानुगत होता है, उसमें अगला व्यक्ति महारानी के वंश का ही होगा, लेकिन हमारे देश का जो राष्ट्रपति का पद और उसकी स्थिति है उसे इस आधार पर निश्चित किया गया कि उनका एक चुनाव होगा जो अप्रत्यक्ष रूप से होगा और निर्वाचित राष्ट्रपति होगा इस भारत देश का। यह एक अंतर है इंग्लैंड के और हमारे पोस्ट में, और सिमिलैरिटी है यूएसए के पोस्ट नेम और हमारे प्रेसिडेंट पोस्ट नेम में। इसके बाद बारी आती है अगला वेतन की। बिल्कुल सिंपल है, इस समय वेतन इनका बढ़ा दिया गया है, वह 5 लाख रुपए प्रति माह, और इसका 50% इनकी पेंशन बनती है जब ये पोस्ट पे नहीं होते हैं। चलिए, इसके बाद हम बात करते हैं योग्यता की। जी हां, योग्यता, एलिजिबिलिटीज और उसकी कुछ शर्तों की। योग्यता की बात करें तो इस देश के प्रथम नागरिक सम्मान से मिलने वाले पद पर पहुंचने के लिए सामान्य रूप से भारत का कोई भी नागरिक इसके लिए एलिजिबिलिटी रख सकता है। सामान्य रूप से वो एलिजिबिलिटीज कुछ विशेष नहीं है, बड़ी सामान्य, जैसे कि पहला कि उसकी न्यूनतम आयु 35 वर्ष पूरी हो चुकी होनी चाहिए। यह आप पहले भी सुन चुके हैं लास्ट वीडियोज में। इसके अलावा संसद के सदस्यता की पात्रता की योग्यताएं उसमें होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त वह किसी प्रकार से दिवालिया या मानसिक रूप से बीमार घोषित ना हुआ हो, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंटली वो हमारे भारत देश का नागरिक हो। अब हम एक और विशेष बात करेंगे कि किसी भी प्रकार से वह हमारे समाज में सरकारी प्रशासनिक पद पर, लाभ के पद पर ना हो। याद रखिए, मंत्रिमंडल का अगर हिस्सा है या वो किसी और राज्य मंत्रिमंडल का हिस्सा है तो उसे लाभ का पद नहीं माना जाएगा। सामान्य प्रशासनिक पदों में अगर वो लाभ के पद पर है तो वह इस योग्यता के अंतर्गत नहीं आएगा। ओके, चलिए इसके बाद हम शर्तों की बात करते हैं। शर्तों में इनको जमानत भरनी पड़ती है, और जो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो ये कि जो भी व्यक्ति राष्ट्रपति के पद के लिए नामांकन भर रहा है उसके पास 50 ऐसे मतदाताओं के समर्थक और 50 ऐसे मतदाताओं की तरफ से प्रस्ताव होना चाहिए जो किससे संबंधित हो? संसद सदन से संबंधित। अब ये प्रस्तावक और समर्थक क्या है, जरा समझिएगा इस बात को। ऐसे 50 लोग जो यह मानते हों
कि ये भी देश के राष्ट्रपति बन सकते हैं, वो प्रस्तावक हुए। और ऐसे 50 लोग जो ये ही चाहते हैं कि ये हमारे देश के राष्ट्रपति बने, वो समर्थक हुए। ये संसद सदस्य से संबंधित होने चाहिए, क्योंकि मतदाता सदन के ही होते हैं। तो ऐसे 50-50 लोगों का समर्थन आपके पास होता है, तब आपकी जो प्रत्याशी आप बनना चाहते हैं राष्ट्रपति पद के लिए, वो बन सकते हैं। इसके बाद अगला नंबर आता है मंडल का। आपको ये सब सुने सुने से नाम लग रहे होंगे, बिल्कुल सुने लगेंगे, क्योंकि ये सब कुछ हमने आर्टिकल 52 से 62 में पॉइंट्स वाइज पढ़ा था, अब डिटेलिंग वाइज पढ़ रहे हैं। ओके, सो नेक्स्ट नंबर आया, मैंने बताया आपको, और वो है मंडल का। जी हां, राष्ट्रपति का एक निर्वाचक मंडल होता है। अब वो निर्वाचक मंडल में कौन कौन होता है, वो बड़ा आसान है, बहुत ही आसान है। देखिए, हमें पता है कि हमारे देश में एक केंद्र सरकार होगी और एक राज्य सरकार होगी। केंद्र सरकार के पास हमारे पास क्या सदन होता है? एक होता है राज्यसभा का सदन और एक होता है लोकसभा का सदन। और राज्य सरकार के पास होता है, राज्यसभा की जगह यहां पर आ जाएगा विधान परिषद का सदन, और यहां पर होता है विधान सभा का सदन। लेकिन आपको पता है कि विधान परिषद सभी राज्यों में नहीं होती, बस यहीं से राष्ट्रपति चुन लिया जाएगा। कैसे? राज्यसभा के सभी निर्वाचित, यानी जिन्हें चुना गया हो, सदस्य, और लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, और सभी राज्यों की विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य क्या करते हैं? राष्ट्रपति के चुनाव पर वोटिंग डालते हैं। मनोनीत नहीं वोटिंग डालेंगे। मनोनीत, जिन्हें राष्ट्रपति मनोनीत करता हो, यानी राज्यसभा में 12 लोग और लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियंस, ये मनोनीत है, ये वोटिंग नहीं डालेंगे। केवल निर्वाचित सदस्य ही राज्य और केंद्र से वोटिंग डालते हैं। किसके लिए? राष्ट्रपति के लिए, जो कि कहलाता है राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। ओके, चलिए, उम्मीद करता हूं कि आप इसको समझ रहे होंगे अच्छे से। नहीं समझ में आए, पॉज करके पीछे जाइए, फिर से सुनिए। इसके बाद हम आगे चलते हैं, और वो एक व्यवस्था है कि निर्वाचक मंडल में एक विवाद हुआ था 1957 के राष्ट्रपति चुनाव में। वो ये था कि कुछ विधानसभाएं थी जिनका पद खाली था, वहां विधानसभा के सांसदों का पद खाली था। तो वहां पर चैलेंज किया गया था कि अब क्या जो राष्ट्रपति का चुनाव हो वैलिड है? तो 11वां संविधान संशोधन, जी हां, 11वां संविधान संशोधन किया गया जो 1961 में आया, और वो यह आया कि यदि लोकसभा के कोई पद खाली और विधानसभा के अगर कोई पद खाली है, तो उपस्थित पदों में चुनाव होगा और वह मान्य होगा। तो याद रखिए, अगर विधानसभाओं के पद खाली हैं तो भी चुनाव मान्य होगा। 11वां संविधान संशोधन, 11th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, एंड दैट वाज हेल्ड इन 1961। और जो विवाद हुआ था वो था 1957 के राष्ट्रपति चुनाव का, जिस पर प्रश्न खड़े किए गए थे। ओके, राजेंद्र प्रसाद जी जीते थे उसमें, तो वहां पर विवाद पे बात आई थी। इसके बाद हम आगे चलते हैं पद्धति, यानी कि चुनाव का सिस्टम क्या है राष्ट्रपति पद का। सो मैं आपको यहां पर यह बताना चाहूंगा कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, राष्ट्रपति पद का जो चुनाव होता है, हिंदी में उसे कहा जाता है एकल संक्रमणीय मत पद्धति। बिल्कुल परेशान मत होइए, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम। अब यह होता क्या है, जरा इस बात को समझना पड़ेगा। एक्चुअली जो हमारे देश के राष्ट्रपति होते हैं, जो राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी होते हैं, वो एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। एक से ज्यादा होने पर ऐसा नहीं होगा कि आप यदि वोटिंग डाल रहे हैं तो उनमें से, फॉर एग्जांपल अगर 4 लोग हैं तो उनमें से आप किसी एक को वोटिंग डालेंगे जिसे आप चाहते हैं कि वह राष्ट्रपति बन जाए। नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपको उन चारों प्रत्याशियों को सीक्वेंस देना पड़ेगा कि इन चारों में से मैं चाहता हूं कि पहले ये राष्ट्रपति बने, दूसरे नंबर पे मैं इनको, और तीसरे इनको, चौथे में इनको चुनता हूं। यह कहलाता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम। ओके, तो यहां पर आपको किसी एक को नहीं चुनना है, आपको चारों को वरीयता उनकी क्रेडिबिलिटी के अकॉर्डिंग देनी है। ओके, चलिए, अब इसमें होता क्या है, सभी लोगों के वोटिंग आने के बाद सबसे पहले तो जो अवैध मत होते हैं, यानी जो गड़बड़ हो गए होते हैं, उन्हें किनारे किया जाता है। किनारे होने के बाद जो भी वोटिंग बचती है उनका एक वोटिंग वैल्यू निकाला जाता है जिसे मत मूल्य कहते हैं, और उसे 2 से डिवाइड करते हैं। बिल्कुल जरूरत नहीं है फिलहाल आपको इसके बारे में जानकारी लेने की, बस मैं अपना काम पूरा कर रहा हूं कि मैं बता रहा हूं। उन मत मूल्यों को 2 से डिवाइड करने के बाद एक कोटा बनता है, और उस कोटे में उन 4 में से जो व्यक्ति पहले रीच कर जाएगा परसेंटेज ऑफ वोटिंग के अकॉर्डिंग,
वही देश का राष्ट्रपति निर्वाचित हो जाएगा। अब तक सबसे ज्यादा डिफरेंस से जो जीते हैं वो थे हमारे माननीय कलाम साहब। ओके, तो याद रखिएगा कि मैंने आपको बताया कि एक कोटा डिसाइड होता है जिसके परसेंटेज पर किसी व्यक्ति का परसेंटेज जब रीच कर जाता है, पहुंच जाता है, तो वो वोटिंग के अकॉर्डिंग निर्वाचित राष्ट्रपति हो जाएगा। लेकिन इसकी शुरुआत कैसे होती है? आपने सुना होगा पहले चरण की वोटिंग काउंटिंग, दूसरे चरण की वोटिंग काउंटिंग, तीसरे चरण की वोटिंग काउंटिंग। तो ये क्यों, किस आधार पे होती है, मैं आपको बताता हूं। जब पहली बार में काउंटिंग होती है और अगर ऐसा हुआ कि कोई भी चारों में से, मैंने 4 एग्जांपल लिए थे, वो 3 भी हो सकते हैं, वो 2 भी हो सकते हैं, चारों में से कोई भी उस कोटे पे नहीं पहुंचा है, तो इनमें से सबसे कम वोटिंग वाले व्यक्ति को, जिसको वोटिंग परसेंटेज कम होंगे, यानी जो सबसे कम लोगों का फेवरेबल रहा होगा नंबर 1 पोस्ट के लिए, उसे बाहर किया जाएगा और उसके वोट बाकी के 3 लोगों में बराबरी से बांट दिए जाएंगे। अब भी अगर वोटिंग कोटे के जो जरूरत था कोटा ना, उसके बराबर नहीं पहुंचे हैं, तो फिर से वोटिंग की काउंटिंग होगी और जो सबसे नीचे होगा उसे फिर से उसके वोटों को दूसरों को बांटा जाएगा और उसे बाहर कर दिया जाएगा। और इस प्रकार से फाइनली वो कोटा रीच हो जाता है पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे या 5वें वोटिंग के आधार पर। दूसरे चक्र की मतगणना पे, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कौन जीता था दूसरे चक्र की मतगणना पे? वीवी गिरी जीते थे दूसरे चक्र की मतगणना पे, और वो यही काउंटिंग थी जो मैंने आपको फिलहाल बताई है। यदि मैं भारत में राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित तथ्यों की बात करूं तो इसमें से कुछ तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि हमारे देश में पहले राष्ट्रपति चुने गए थे 1952 12 मई, लेकिन वो राजेंद्र प्रसाद जी इसके पहले ही 26 जनवरी 1950 से हमारे देश के राष्ट्रपति पद को सुशोभित कर रहे थे। तो ये एक फैक्ट हुआ। इसके अलावा एक बड़ा ही महत्वपूर्ण फैक्ट है कि राजेंद्र प्रसाद जी, नीलम संजीव रेड्डी, फखरुद्दीन अली अहमद और ज्ञानी जैल सिंह, ये 4 राष्ट्रपति हमारे अब तक के ऐसे हुए जो कभी भी उपराष्ट्रपति पद पर नहीं थे। इनके अलावा सभी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पद पर सम्मानित हो चुके थे। ओके, और जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया कि डॉक्टर राधाकृष्णन जी 2 बार उपराष्ट्रपति पद पर और 1 बार राष्ट्रपति पद को सुशोभित करने वाले भारत के अब तक के एकमात्र प्रेसिडेंट भारतीय नागरिक हुए हैं। सो दिस वाज अबाउट दिस सम फ्यू इंपॉर्टेंट थिंग्स। इसके अलावा हम आगे चलते हैं कि स्थान, कई बार मन में आता है कि राष्ट्रपति के चुनाव का स्थान, तो बहुत लोगों के दिमाग में आता है कि वह तो दिल्ली ही होगा। नहीं, आप आधा उत्तर जानते हैं। देखिए, जब मैंने आपको बताया था, यहां पर लिख कर बताया था कि लोकसभा और राज्यसभा और लोकसभा के निर्वाचित सदस्य भी वोटिंग करते हैं और राज्यों की विधानसभा के सदस्य भी, तो याद रखिए कि दिल्ली में वो वोटिंग करेंगे जो संसद के निर्वाचित सदस्य हैं और अपने राज्यों की विधानसभा से वोटिंग करते हैं विधानसभा के सदस्य। ओके, तो जो राज्यों की विधानसभा के सदस्य हैं वो अपने राज्य से वोटिंग करेंगे और जो दिल्ली की संसद, जहां पर संसद है, के सदस्य अगर वोटिंग कर रहे हैं तो वो दिल्ली में करेंगे। लेकिन यदि आप संसद सदस्य हैं दिल्ली के और आपको अपने राज्य से वोटिंग करनी है तो उसके लिए आपको 10 दिन पहले चुनाव आयोग को सूचना देनी पड़ेगी और आप अपने राज्य से, एक सांसद होते हुए भी अपने राज्य से वोटिंग कर सकते हैं। उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे मेरी उन बातों को जो मैं आपको समझा रहा हूं। ओके, चलिए इसके बाद अगले पॉइंट में चलते हैं। अगला पॉइंट ये है कि समय क्या होता है राष्ट्रपति के चुनाव का। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऐसा कोई भी समय संविधान में निर्धारित नहीं किया गया है। इवन आर्टिकल 71 का 3rd पॉइंट, व्हाट 71 का 3rd पॉइंट यह कहता है कि जब एक राष्ट्रपति अपने पद पर है और उसका राष्ट्रपति कार्यकाल समाप्त होने वाला है तो उसके पहले ही वह राष्ट्रपति अगले राष्ट्रपति का चुनाव करवा ले। किन्हीं कारणवश अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो उसके राष्ट्रपति कार्यकाल के समाप्त होने के बाद अधिकतम अगले 6 महीने का टाइम उसे मिलेगा और वह अगले राष्ट्रपति का चुनाव करा ले और वो एक्स्ट्रा 6 महीने अपने पद पर बना रहेगा। वेतन, भत्ते, अधिकार भी उसे वही मिलेंगे जो एक राष्ट्रपति के हैं, लेकिन ऐसा करने के पीछे वाजिब कारण होने चाहिए, लीगल रीजन होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपातकाल की स्थिति, फॉर एग्जाम्पल। सो मैंने आपको बताया कि किस समय पर किया जाए यह कुछ निश्चित नहीं है, लेकिन 71 का 3rd पॉइंट, आर्टिकल 71 का 3rd पॉइंट यह कहता है कि एक राष्ट्रपति को अपने कार्यकाल खत्म होने के पहले ही चुनाव करा लेना चाहिए अगले उत्तराधिकारी राष्ट्रपति के लिए। नहीं करा पाता किन्हीं वजह से तो अगले मैक्सिमम 6 मंथ के अंदर किसी भी सूरत में उसे वह चुनाव करवाने पड़ेंगे और तब तक वह पद में रहेगा, जिससे कि राज अंतराल ना हो। इस शब्द को ध्यान रखिएगा, राज अंतराल ना हो। इसके बाद अगला पॉइंट आता है हमारा, वो है विवाद, कि राष्ट्रपति के विवाद, अगर राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित कोई विवाद है
तो उन्हें कौन सुलझाएगा? तो बड़ी सिंपल सी बात है, मैंने आपको बताया था आर्टिकल 50 कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण। तो कार्यपालिका में सबसे हेड हम किसको मान के चल रहे हैं? कौन है? राष्ट्रपति। और न्यायपालिका में सबसे ऊपर किसको मान के चल रहे हैं हम? सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो बनी बात है कि यहां कोई है नहीं जो उनके विवादों का निपटारा कर सके, तो सुप्रीम कोर्ट करेगा। याद रखिए, किसी भी चुनाव से संबंधित विवाद चुनाव आयोग संभालता है, लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवाद सुप्रीम कोर्ट में सुलझाए जाते हैं। इसमें एक बात और है, यदि मान लीजिए कि मैं देश का राष्ट्रपति हूं और मैं चुन लिया गया, अब मैं राष्ट्रपति कार्यकाल में भी आ गया, लेकिन कोई एक ऐसा विवाद हमारे चुनाव से संबंधित बाद में आता है जिसको सुप्रीम कोर्ट बताता है कि हां यह विवाद हुआ है और मेरी पोस्टिंग यानी उस समय के राष्ट्रपति की पोस्टिंग इल्लीगल मान ली जाती है, तो राष्ट्रपति अपना पद छोड़ देगा, लेकिन उसके द्वारा उस राष्ट्रपति कार्यकाल में जो उसने बिताया दिए गए सभी आदेश और निर्देश खारिज नहीं किए जाएंगे, वो यथावत बने रहेंगे। ओके, याद रखिएगा कि वह खारिज नहीं होंगे, आदेश निर्देश बने रहेंगे। वो व्यक्ति अपना पद छोड़ देगा। आपको कुछ चेंज करना है तो अगले राष्ट्रपति आए और वो पिछले निर्देशों को कैंसिल करें, लेकिन उसके चुनाव कैंसिल होने से निर्देश कैंसिल नहीं होंगे। ओके, चलिए इसके बाद अगला जो टॉपिक है वो है शपथ का। शपथ बहुत सिंपल है कि जब विवाद यहां सुलझ रहे थे, यहां का मतलब मैंने बताया था ना आपको, कार्यपालिका न्यायपालिका, तो जब विवाद यहां सुलझ रहे थे तो शपथ भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही न्यू प्रेसिडेंट को दिलाते हैं। और मान लीजिए कि अगर वो नहीं है तो फिर सुप्रीम कोर्ट का जो सबसे वरिष्ठतम सीनियर मोस्ट जस्टिस होगा, जो सीजीआई के ठीक बाद होगा, वह उन्हें यानी कि ने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को शपथ दिला सकता है। आर्टिकल 60 में इसके बारे में कहा गया है। अब इस वीडियो में हम अगला टॉपिक जो बात करेंगे वो है त्यागपत्र की। शपथ तो ले ली, अब त्यागपत्र, और इसके बाद एक है महाभियोग। तो मेरी बात को गौर से सुनिएगा, मैंने पहले भी आपको बताया था कि महाभियोग से संबंधित डिटेल प्लस आपातकाल से संबंधित राष्ट्रपति का डिटेल इंक्लूडिंग द डिटेल ऑफ द इमरजेंसी मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। उसके अलावा जो टॉपिक्स हैं वो यहीं फिनिश करेंगे। तो हम बात करते हैं त्यागपत्र की। तो बड़ी सिंपल सी बात है कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देंगे। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देंगे। ये वो जो जानकारी है आमतौर पर लोगों को पता होती है, लेकिन उपराष्ट्रपति बिना समय व्यर्थ किए, जिसके लिए वर्ड यूज होता है अविलंब, उस जानकारी को लोकसभा अध्यक्ष के पास पहुंचाएगा। अब मन में आता है कि वो वहां क्यों पहुंचाएगा? बहुत सिंपल है। लोकसभा में याद रखिए हमारे देश की गवर्नमेंट बैठती है। लोकसभा में कौन बैठ रही है? देश की गवर्नमेंट। और देश की गवर्नमेंट यानी प्रधानमंत्री, उसका मंत्रिमंडल क्या है? वास्तविक कार्यपालिका, जो कि काम करते हैं देश की नाम मात्र के कार्यपालिका राष्ट्रपति के लिए। तो उन्हें पता होना चाहिए कि हमारा जो हेड है, जिसके नाम से हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर में कार्य करते हैं, राष्ट्रीय स्तर के कार्य को संभालते हैं, अब वह अपना पद छोड़ चुका है। तो राष्ट्रपति जी अपने त्यागपत्र की सूचना, त्यागपत्र देते हैं किसको? उपराष्ट्रपति को, और उपराष्ट्रपति उसे अविलंब विदाउट वेस्टेज एनी पार्ट ऑफ टाइम लोकसभा के अध्यक्ष को सूचित करता है। यहीं पर मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा कि जिस समय राष्ट्रपति अपना पद छोड़ देते हैं तो उस समय पर किन परिस्थितियों में उपराष्ट्रपति पद संभालेंगे, दोनों में अंतर है। यदि आकस्मिक रूप से राष्ट्रपति अपना पद छोड़ते हैं तो उपराष्ट्रपति पद संभालते हैं, अन्यथा जो राष्ट्रपति था वह अगले राष्ट्रपति का चुनाव करवा कर ही अपना पद छोड़ता है। अब आकस्मिक क्या हो सकता है? आकस्मिक या तो उनकी मृत्यु हो जाए या आकस्मिक रूप से उन पर महाभियोग लग जाए। तो इन दोनों ही परिस्थितियों में जहां पर सडनली चीजें क्या हुई हैं, बिखर गई हैं, तो उन्हें संभालता कौन है? नीचे से उपराष्ट्रपति। और जिस समय, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, जिस समय पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पर होगा उस समय उपराष्ट्रपति को सारी सुविधाएं, वेतन, भत्ते, अधिकार, शक्तियां, सब कुछ राष्ट्रपति के ही मिलेंगे। जिस समय उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद को संभाल रहे हैं उस समय उपराष्ट्रपति को, चूंकि वो राष्ट्रपति के पद पर है, इसलिए वेतन, भत्ते, अधिकार, शक्तियां, सुविधाएं सब राष्ट्रपति की ही मिलती हैं। अब हम बात करते हैं राष्ट्रपति की शक्तियों से संबंधित तथ्यों पर। जी हां, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जैसा कि हमने आर्टिकल 52 के ठीक बाद आर्टिकल 53 में यह पढ़ा था कि राष्ट्रपति केंद्रीय कार्यपालिका का प्रमुख होता है। जी हां, केंद्रीय कार्यपालिका का
प्रमुख। अब इसका मतलब क्या होता है? हमने एक शब्द, एक लाइन और पढ़ी हुई है हमेशा, एक वाक्य, कि देश की वास्तविक कार्यपालिका निहित होती है किसमें? प्रधानमंत्री, उसके मंत्रिमंडल में, जबकि नाम मात्र की कार्यपालिका राष्ट्रपति होता है। यहां पर कहने का मतलब यह है कि वास्तविक कार्यपालिका जो कार्य करती है, प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल, कैबिनेट, मिनिस्ट्री, वह राष्ट्रपति के नाम पर काम करती है। यह मतलब है नाम मात्र की कार्यपालिका होने का मूल रूप से। ओके, सो मैं आपको यहां बताना चाहूंगा कि एक्चुअली जो प्रधानमंत्री उसका मंत्रिमंडल होता है, ये आर्टिकल 74 और 75 के अकॉर्डिंग उसमें बताया गया है कि अकॉर्डिंग कि वे राष्ट्रपति की सहायता के लिए होते हैं। किसके लिए होते हैं? सहायता के लिए। अब होता क्या है, राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होगी, जिसका विस्तार केंद्र में भी और राज्य में भी है, जिसमें मुख्य होता है राज्य का मंत्रिमंडल, मंत्री परिषद के अंतर्गत मंत्रिमंडल। सो राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद ऑब्लिक मंत्रिमंडल होगा, जिसके एक मत से चुने गए नेता को, प्रभावी नेता को राष्ट्रपति के द्वारा देश का प्रधानमंत्री घोषित किया जाएगा। जी हां, अब प्रधानमंत्री की सहायता से राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिमंडल के अन्य सदस्यों की नियुक्ति करेंगे। बात समझ में आ गई आपको? उम्मीद करता हूं कि समझ में आया होगा। नहीं आया तो वापस एक बार रिवाइज करके देखिए, आ जाएगा। ओके, अब यहां पर एक बात आती है कि यदि वह प्रधानमंत्री जिसे आपने बनाया या कोई मंत्री जिसे आपने नियुक्त किया, किसने? राष्ट्रपति ने, यदि वह सदन का सदस्य नहीं है, तब क्या? तो भी कोई दिक्कत नहीं है। राष्ट्रपति के पास यह अधिकार है कि किसी ऐसे व्यक्ति को जो सदन का सदस्य फिलहाल नहीं है लोकसभा का, उसे प्रधानमंत्री घोषित कर सकता है, और यदि कैबिनेट मंत्री बना रहा है और वह उस समय लोकसभा का सदस्य नहीं है, तो दोनों ही स्थिति में वह उन व्यक्तियों को बना तो सकता है, लेकिन एक शर्त है कि अगले 6 माह के भीतर आपको लोकसभा के सदन की सदस्यता लेनी पड़ेगी। यह उसका रूल होता है, लेकिन बना सकता है। तो यह बात संबंधित हो गई राष्ट्रपति के शक्ति जो मेन कैडर पे थी। अब हम उसके अंदर चलते हैं। हमारा दूसरा पॉइंट आएगा पद नियुक्ति, कि कौन कौन से पदों की नियुक्ति राष्ट्रपति के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आती है। आप स्क्रीन में देख सकते हैं, वहां पर लिखा हुआ है कि महान्यायवादी की नियुक्ति, उसके अलावा कंट्रोलर, एडिटर जनरल, जिसे आप लेखा नियंत्रक महापरीक्षक बोलते हैं, कैग, और कैग के अलावा वित्त आयोग के सभी अध्यक्ष और सदस्य, इसके अलावा यूपीएससी के अध्यक्ष सदस्य, हमारे मेन इलेक्शन कमीशन के अध्यक्ष और सदस्य के अलावा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के न्यायाधीश, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष और सदस्य, साथ में महिला आयोग के अध्यक्ष सदस्य, SC/ST जो नेशनल कमीशन है के आयोग अध्यक्ष सदस्य, राज्यों के राज्यपाल और केंद्र शासित यूनियन टेरिटरीज राज्यों के उपराज्यपाल, और कैबिनेट का तो मैंने आपको बता ही दिया कि नियुक्ति सीधे राष्ट्रपति करते हैं। मजे की बात यह है, एक छोटा सा क्लॉज है जो आपको समझना है। यूपीएससी आयोग और एक पीएससी आयोग जो स्टेट का होता है, यूपीएससी आयोग के अध्यक्ष और सदस्य सभी की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे, और वो अपना त्याग पत्र भी राष्ट्रपति को ही देंगे। लेकिन जब बात राज्य की आती है, तो मैंने आपको शुरू के वीडियोस में ही बताया था कि जैसे देश के लिए राष्ट्रपति होता है, ऐसे राज्य के लिए राज्यपाल, वह राज्यपाल जिसकी नियुक्ति भी किसने की है? राष्ट्रपति ने, कि तुम मेरे राज्य को संभालो। तो याद रखिए, स्टेट जो पीएससी होता है, राज्य लोक सेवा आयोग, उसके सदस्यों की नियुक्ति तो राज्यपाल करेंगे। गौर से सुनिए, राज्य पीएससी लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करेंगे, लेकिन उन सदस्यों का त्याग पत्र राज्यपाल को नहीं जाएगा, राष्ट्रपति को जाता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसके बाद जो अगला पॉइंट है वो है हमारी सैन्य शक्ति का। सैन्य शक्ति मतलब सेना। तो आपने पढ़ा हुआ है कि तीनों सेनाओं का जो लीडिंग होती है, परमिशन लीडिंग जो होती है, वो राष्ट्रपति के हाथ में होती है। साथ ही तीनों सेनाओं के प्रमुख को भी राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह पर ही नियुक्त करता है। याद रखिए, राष्ट्रपति की लगभग जितनी भी नियुक्तियां राष्ट्रपति के द्वारा होती हैं, उसमें प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल की सलाह आवश्यक होती है। बाध्यता नहीं है, लेकिन आवश्यक है, ये एक नियम बना दिया गया है। इसके बाद हम बात करते हैं, अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो है राजनयिक और राजदूतों से संबंधित क्या शक्तियां हैं राष्ट्रपति के पास। सबसे पहले तो राजनयिक जिसे हाई कमिश्नर बोलते हैं, और राजदूत जिसे एम्बेसडर कहा जाता है। अब दोनों में अंतर क्या है? देखिए, कार्य दोनों के एक से होते हैं, लेकिन ऐसे सभी देश जो आज वर्तमान में
राष्ट्रमंडल यानी कॉमनवेल्थ कंट्रीज कहलाती हों, तो आपस में ये सभी देश जो कॉमनवेल्थ का हिस्सा है, सभी देश एक दूसरे को हाई कमिश्नर भेजेंगे, जिन्हें राजनयिक कहा जाता है। और इसके अलावा दुनिया के सभी देशों में जब राष्ट्रमंडल देशों के लोग जाते हैं इसी पद पर, तो उन्हें राजदूत यानी एम्बेसडर कहा जाता है। एक एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो अगर हम अपने और ब्रिटेन के बीच की बात करें, अपने और ब्रिटेन के बीच, तो वहां से हमारे यहां जो लोग आएंगे जिन्हें ब्रिटेन की गवर्नमेंट भेजेगी वो राजनयिक होंगे, और हम भी उनके यहां राजनयिक यानी कि हाई कमिश्नर भेजेंगे। लेकिन अगर मैं कोरिया की बात करूं तो कोरिया में भारत क्या भेजेगा? राजदूत यानी एम्बेसडर, और वो भी हमारे यहां क्या भेजेंगे? एम्बेसडर। नाम का एक अंतर आता है जो कि नियम के अंतर्गत है, तो उसे वह लेना पड़ता है। अब शक्ति की बात क्या आती है, ड्यूटी की बात क्या आती है? याद रखिए, किसी भी देश से राजदूत या राजनयिक जब हमारे देश में आएंगे तो उनका स्वागत राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और किस देश में कौन सा राजनयिक और कौन सा राजदूत जाएगा, मतलब उस पद में कौन जाएगा, उसकी नियुक्ति हमारे देश में राष्ट्रपति के द्वारा होती है। साथ ही साथ मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि एक लेटर होता है जिसे प्रत्यय पत्र कहा जाता है, क्रेडेंशियल लेटर। किसी भी देश से राजदूत या राजनयिक जब हमारे देश में आएंगे तो एक क्रेडेंशियल लेटर होता है, प्रत्यय पत्र, जिसे वे राजदूत या राजनयिक हमारे देश के राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। सो दिस वाज अबाउट द हाई कमिश्नर एंड एम्बेसडर डिटेलिंग। अब इसके बाद बारी आती है विधायी शक्तियों की। विधायी शक्तियों का मतलब और विधेयक संबंधी शक्तियों के मतलब में पहले मैं आपको अंतर बताऊंगा। देखिए, जब विधेयक की बात करते हैं तो दैट इज ओनली सुटेबल और परमिटेबल फॉर अ बिल, जो कि एक संसद के सदन में पेश होने वाला है। और विधायी शक्तियों की जब बात होती है तो ऐसी सभी राजनीतिक शक्तियां जो हमारे देश के राष्ट्रपति के पास हैं, या जिस भी पद में विधायी शक्ति लगाए तो वो पद संबंधी शक्तियां, और जब विधायी की जगह विधेयक लगाए तो वह एक बिल की बात आएगी। तो सबसे पहले हम स्क्रीन की तरफ देखते हैं, जैसा लिखा हुआ है कि विधायी शक्तियों के बारे में। तो पहला उनका जो पोस्ट का पावर होता है वो होता है आर्टिकल 331 के संबंधित। अब 331 में क्या दिया हुआ है? यहां साफ साफ दिया हुआ कि 331 में हम लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियंस को मनोनीत कर सकते हैं यदि राष्ट्रपति को लगता है कि लोकसभा में एंग्लो इंडियंस का परसेंटेज नहीं है तो। लेकिन वर्तमान में स्थिति यह है कि ऐसा बिल लाया गया है, बिल नंबर 126, जिसके अंतर्गत यह प्लानिंग की जा रही है कि वह 2 स्थान अब एंग्लो इंडियंस के लिए समाप्त किए जाएं, उसे SC/ST को ही दे दिया जाए। ओके, चलिए अगला आर्टिकल, जो अगली विधायी शक्ति है वो है 81A। 81A में क्या लिखा हुआ है? 12 सदस्य। जैसा मैंने बताया आपको कि एंग्लो इंडियंस 2 सदस्य लोकसभा में मनोनीत कर सकता है राष्ट्रपति, तो 81A में यह पावर राष्ट्रपति के पद के पास है कि वह 12 सदस्यों, 12 मैक्सिमम, उससे कम भी हो सकते हैं, 1 से लेकर 12 मैक्सिमम ख्याति प्राप्त सदस्यों को राज्यसभा में वह मनोनीत कर सकता है। लेकिन मैंने बताया कि ये लोग राष्ट्रपति की वोटिंग नहीं करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगला है संसद का सत्र आहूत करना यानी बुलाना। संसद का सत्र वह बुला सकता है, और सत्रावसान यानी कि उसे क्लोजिंग भी कर सकता है। इंपॉर्टेंट है कि वह लोकसभा का विघटन भी कर सकता है, डिसॉल्विंग। कैसे? यदि लोकसभा में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से आग्रह करते हैं कि हमारी लोकसभा संविधान के विमुख चल रही है, मतलब जैसा संविधान कहता है वैसा काम नहीं कर रही है, तो राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है, उसका विघटन कर सकता है, उसे डिसॉल्व कर सकता है। यह पावर भी होता है। इसके बाद पावर नंबर 108, जिसके बारे में हम बात ऑलरेडी कर चुके हैं, वह है संयुक्त अधिवेशन। याद रखिएगा, राज्यसभा और लोकसभा दोनों को ही राष्ट्रपति भवन में बुलाकर एक संयुक्त अधिवेशन कर सकता है किसी ऐसे मुद्दे पर जिसके लिए उसे लगता है, किसे? राष्ट्रपति को लगता है कि निर्णय होना जरूरी है। चाहे निर्णय पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, यानी निर्णय कैसा भी हो, पक्ष में या विपक्ष में, लेकिन निर्णय आना जरूरी है। उस टॉपिक को लंबित यानी कि एक्सटेंशन में ना रखा जाए। बस वह किसी भी प्रकार से संविधान का संशोधन ना हो। संविधान संशोधन के मुद्दों के अलावा वह किसी भी अन्य मुद्दे पर आवश्यक हो तो संयुक्त अधिवेशन आर्टिकल 108 में अपने पावर के तहत बुला सकता है, जिसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करेंगे। यह ध्यान रखिएगा। ओके, इसके बाद है आर्टिकल 110 धन विधेयक। आप पहले भी पढ़ चुके, जीरो अबाउट मनी, तो धन विधेयक। अब धन विधेयक में एक ही चीज इंपॉर्टेंट है कि धन विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति के बिना लोकसभा में पेश नहीं होगा।
यानी पहले राष्ट्रपति की अनुमति होगी, उसके बाद वह लोकसभा में पेश होगा, फिर लोकसभा उस पर आगे कार्यवाही करेगी और उसका पावर लोकसभा के पास होगा। यह बात सही है कि अंततः वह राष्ट्रपति के पास एक बार और जाएगा, लेकिन तब वह साइन करने के लिए जाएगा, फाइनलाइज करने के लिए जाएगा, और पहली बार में परमिशन के लिए गया था कि हम पेश करें या नहीं। दैट वॉज अबाउट द आर्टिकल 110। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कि संसद के द्वारा एक और पावर होता है, इसमें एक क्लॉज भी है। संसद जब मैं बोल रहा हूं तो राज्यसभा लोकसभा दोनों की बात हो रही है। यदि संसद के द्वारा कोई भी विधेयक पारित होकर 2/3 बहुमत से और राष्ट्रपति के पास जा रहा है, तीसरा नंबर राष्ट्रपति का होता है, राष्ट्रपति के पास जा रहा है, और यदि राष्ट्रपति को लगता है कि इस पर पुनः विचार की आवश्यकता है, तो वह पुनः विचार के लिए संसद को वापस भेजता है। और अगर उसके बाद भी संसद फिर से एक बार उसी विधेयक को राष्ट्रपति को यदि भेज दे, तो फिर राष्ट्रपति की यह संवैधानिक बाध्यता होती है, कंपल्सन होता है कि उसे पारित करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि आप सदन हैं, आप मुझे देख रहे हैं, आप क्या है, संसद सदन, मैं राष्ट्रपति। अब आप कहेंगे सर हमेशा अच्छा पद ले लेते, अच्छा पद नहीं लेता हूं, मुझे जो समझाना है वो मुझे खुद बनना पड़ता है। प्रश्न अपने ऊपर खड़ा करता हूं, आप संसद है, मैं राष्ट्रपति हूं, आपने 2/3 बहुमत से दोनों सदनों में पार करके मुझे वह बिल भेजा, मुझे लगता है कि इसमें फलानी चीजों को क्या करना है, ऐड ऑन करना चाहिए या निकालना चाहिए, तो मैंने विचार के लिए आपके पास भेज दिया, लेकिन अगर फिर से आपने वही चीज मुझे भेजी तो मुझे उसे पारित करना पड़ेगा। यह मेरी संवैधानिक बाध्यता है, कोई कानूनी बाध्यता नहीं, संविधान ऐसा कहता है। सो दिस वाज अबाउट दी विधायी शक्तियां। इसके बाद हम बात करते हैं विधेयक संबंधी शक्तियों को, ऐसे विधेयक जो बिना राष्ट्रपति की परमिशन के संसद में नहीं जा सकते। इनमें से एक तो मैंने आपको धन विधेयक बताया ही। इसके अलावा जो भूमि अधिग्रहण संबंधी विधेयक होता है, भूमि अधिग्रहण संबंधी, जो 9वीं अनुसूची के अंतर्गत 1951 में एड ऑन कर दिया गया था, भूमि अधिग्रहण संबंधी विधेयक से संबंधित मामला होगा तो पहले राष्ट्रपति के पास ही जाएगा। इसके अलावा यदि किसी राज्य का क्षेत्र, सीमा, नाम या नए राज्य का गठन, किसी राज्य का क्षेत्र, सीमा या नाम और या किसी नए राज्य का गठन, ये सब कुछ जो होगा ये बिना राष्ट्रपति की अनुमति के संसद में पेश नहीं होगा। इसके अतिरिक्त ऐसा कोई भी टैक्स संबंधी विधेयक है जिस टैक्स के समाप्त होने से किसी राज्य का फेवर कम हो रहा है, मतलब उसे फायदा कम हो रहा है, किसी राज्य का फायदा कम हो रहा है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं XYZ नाम का कोई विधेयक है जो एक्चुअली इस प्रकार के टैक्स से संबंधित है कि अगर वह टैक्स उस राज्य में रोक दिया जाए तो उस राज्य का फायदा मुनाफा कम हो जाएगा, तो पहले वह किसके पास आएगा, राष्ट्रपति के पास, और राष्ट्रपति को यदि सही लगेगा तो वह सदन में जाने की अनुमति प्राप्त करेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऐसा कोई भी विधेयक जिसका खर्च अंततः संचित निधि, कंसोलिडेटेड फंड, संचित निधि में आने वाला हो, आपको ऐसे हर विधेयक की सूचना पहले राष्ट्रपति को देनी पड़ेगी, क्योंकि संचित निधि पर जो कमांड होती है वो राष्ट्रपति की होती है। वह संचित निधि आर्टिकल 117 के सी में डिफाइन की गई है, जबकि 266 में आपको यह बताया गया कि संचित निधि के अधिकार क्षेत्र और उसके पावर किसके हाथ में होंगे और वह कहां उपयोग होगी। तो याद रखिए, फिर से रिपीट कर रहा हूं कि ऐसा कोई भी विधेयक का बिल जिसका खर्च संचित निधि से होने वाला हो, वह भी पहले राष्ट्रपति के समक्ष पेश किया जाएगा। अगला पावर आता है, जैसा आप देख सकते हैं, वह है अध्यादेश का, आर्टिकल नंबर 123। ऐसा कोई भी टॉपिक जिसके लिए राष्ट्रपति को यह लगता है कि इसका इसी समय देश में लागू होना आवश्यक है, और उस समय संसद के दोनों सदनों में से, यानी राज्यसभा लोकसभा दोनों सदनों में से कोई एक सदन यदि बैठक में नहीं है, क्योंकि पारित तो वो तब होगा जब दोनों सदनों से हो, लेकिन राष्ट्रपति को लग रहा है कि इसका इस समय देश पर लागू होना नितांत आवश्यक है, जनहित में है, लोकतंत्र के हित में है, संवैधानिक है, तो राष्ट्रपति आर्टिकल 123 के तहत अपना अध्यादेश जारी करता है, जिसे कहते हैं प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस। मैक्सिमम 6 सप्ताह के लिए, 6 माह नहीं, 6 सप्ताह यानी 42 दिनों के लिए यह लागू होता है, और जब तक लागू रहता है यह कानून के जैसा ही रहता है। अब ये 42 दिनों की लिमिटेशन क्या है? यह लिमिटेशन ऐसी है कि राष्ट्रपति ने यदि 42 दिनों तक के लिए किसी एक फैक्ट को कानून बनवा दिया है आर्टिकल 123 के तहत, तो उसे इस 42 दिनों के अंदर यानी 6 सप्ताह के अंदर
संसद के उस सदन को आकस्मिक रूप से बुलाकर उस पर 2/3 फेवर वोटिंग लेनी पड़ेगी, अन्यथा वह 42 दिनों के बाद वह कानून स्वतः समाप्त हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आप और आपके पास जो भी व्यक्ति बैठा हुआ है वो दोनों राज्यसभा लोकसभा हैं, दोनों में से कोई एक नहीं है। मैं राष्ट्रपति हूं, मुझे लगता है कि इस समय यह नियम लागू होना ही चाहिए, तो चूंकि सदन में बैठक नहीं है तो मैं तुरंत उसे लागू करूंगा। अगले 42 दिनों तक का समय होगा मेरे पास कि मैं दूसरे सदन को बुलाकर दोनों से बात करके 2/3 वोटिंग दिलवाकर इसे देश पर परमानेंट कानून बनवा दूं, नहीं तो 42 दिनों के बाद यह स्वतः समाप्त हो जाएगा। ओके, आई होप कि आप इस चीज को समझ गए होंगे। अब बारी आती है वीटो पावर की। अगला पावर है वीटो पावर। ओके, अब वीटो पावर के बारे में जानकारी लेने से पहले मैं आपको यह बता दूं कि ये 3 प्रकार के होते हैं। इंग्लिश नेम मेरे माइंड से निकल गए हैं, लेकिन हिंदी आपके काम के रहेंगे। जिसमें पहला जो वीटो होता है उसे बोलते हैं पूर्ण वीटो, कंप्लीट वीटो, ठीक है। दूसरा होता है निलंबकारी वीटो, तीसरा होता है जेबी वीटो, जिसे पॉकेट वीटो कहा जाता है। हम तीनों का मतलब जरा समझ लीजिए। आप ये नाम जरूर तीनों अभी सुन रहे हैं, लेकिन इसका मतलब आप पहले से जानते हैं। इसे ही हम बोलते हैं नॉलेज में कंफ्यूजन। हम पहले से जानते हुए भी कंफ्यूज होते हैं। डोंट वरी, पहला मैंने बोला पूर्ण वीटो। तो मैंने आपको एक पावर बताया था, वो ये था कि राष्ट्रपति संसद के द्वारा यदि किसी मुद्दे को पारित करके, किसी बिल को पारित करके भेजता है तो उसके लिए मनाही कर सकता है। देखिए, उसने मना किया, उसने कहा कि यह यूज नहीं होगा, ओके, तो वो मना कर सकता है और वह लागू नहीं होगा। तो ये कहलाता है पूर्ण वीटो, पूरी तरह से यूज कर लिया। एक होता है निलंबकारी। तो मैंने आपको बताया था कि यदि संसद से कोई चीज आई, हमारे पास कोई बिल आया और राष्ट्रपति एक बार उसे विचार करने के लिए दोबारा भेजे, तो ये चीज ना नो है ना यस है, और जब वापस सदन से एक बार और आएगा राष्ट्रपति के पास तो राष्ट्रपति को उसे पारित करना पड़ेगा। यह टाइप हो गया निलंबकारी वीटो पावर। और एक वीटो का एग्जाम्पल 1986 का जो ज्ञानी जैल सिंह साहब ने किया था कि यदि कोई भी हमारे पास विधेयक आता है, कोई भी बिल आता है, तो ना उस पर हम हां बोलेंगे ना बोलेंगे, बस उसे जेब में रख लेंगे। वो जेबी वीटो है, पॉकेट वीटो, तो उस पर कोई बात फिर नहीं होगी। याद रखिए, पहले वाले में साफ मना किया है, दूसरे वाले में एक बार विचार करने के लिए भेजा और दोबारा आया तो पारित कर दिया, और तीसरे वाले में कुछ बोला ही नहीं, जेबी वीटो, जेब में रख के भूल गए। ओके, सो ये वीटो पावर की शक्तियां जो अब तक राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह के द्वारा, जो देश के 7वें राष्ट्रपति थे, के द्वारा 1986 में राजीव गांधी सरकार के समय पर उपयोग एक बार की गई है डाकघर संशोधन अधिनियम से संबंध में। ओके, इसके बाद आता है वित्तीय शक्तियां यानी फाइनेंशियल पावर्स। तो फाइनेंशियल पावर्स में आपको मैंने पहले भी बताया कि धन विधेयक से संबंधित मामला, वित्त विधेयक से संबंधित मामला पहले राष्ट्रपति के पास जाता है। ओके, इसके अलावा हमारे देश में अगर कोई भी ऐसा बिल आ रहा है जिसका व्यय यानी खर्च किस पर है, संचित निधि पर, वो भी राष्ट्रपति के पास जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं आर्टिकल 360, जिसे हम कहते हैं वित्तीय आपात, फाइनेंशियल इमरजेंसी, जो कि हमने यूएसए के संविधान से लिया है। याद रखिए, वित्तीय आपात हमारे देश में कब लगेगा और कब तक रहेगा, कब हटाना है, ये सारे पावर सिंगुलरली किसके हाथ में होते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के हाथ में। लेकिन यदि एक बार वह यह घोषित कर दे कि हमारे देश में वित्तीय आपात लगा दिया गया है, तो उसके लिए हटाने के लिए न्यूनतम 2 माह का टाइम लेना ही पड़ेगा। यानी एक बार लगने पर वो कम से कम 2 महीने रहेगा। लेकिन हटाने का पावर भी किसके पास है, राष्ट्रपति के पास है, हमारे घर के सबसे वरिष्ठ व्यक्ति के पास है। जानकारी के लिए मैं बता दूं कि अब तक हमारे देश में एक बार भी फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी है। आर्टिकल 360 जीरो आ रहा ना पैसा, तो फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में बात हो गई। इसके बाद हम अगला लेते हैं कि वित्त मंत्री को, जो हमारा फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, उनके माध्यम से राष्ट्रपति ही आदेश जारी करते हैं कि आप बजट पेश करिए प्रतिवर्ष, तो वह भी उनके माध्यम से ही होता है। और वित्त जो आयोग होता है हमारा, हर 5 वर्ष में उसका गठन भी राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है, अध्यक्ष और सदस्यों को नियुक्ति के नाम पर। ओके, सो दिस वाज अबाउट दी वित्तीय शक्ति यानी फाइनेंशियल पावर्स। हम लास्ट की तरफ बढ़ रहे हैं न्यायिक शक्ति यानी जुडिशियल पावर की तरफ। तो सबसे पहले आता है आर्टिकल 124 के तहत जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा ही होती है। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है आर्टिकल 143, आर्टिकल 143 जहां पर राष्ट्रपति किसी भी मुद्दे पर यदि वह कानून से संबंधित है तो याद रखिए कि उसकी सलाह वह सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से या हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से ले सकते हैं। चाहे तो यह दोनों ही न्यायाधीश सलाह देने से मना भी कर सकते हैं, और यदि उन्होंने सलाह दे भी दी
तो राष्ट्रपति चाहे तो उसे माने और चाहे तो ना माने। दिस वॉज अबाउट द आर्टिकल 143, जिसके तहत राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों से सलाह ले सकता है, चाहे वो हाई कोर्ट के भी हो। ओके, इसके बाद आगे की तरफ चलिए। क्षमादान की शक्ति। फांसी के संबंध में और अन्य सजाओं के संबंध में कोर्ट के द्वारा दी गई सजाओं को माफ कर सकता है, आगे बढ़ा सकता है, बदल सकता है जरूरत पड़ने पर। कौन? राष्ट्रपति। यहां तक कि हमारे देश में जो सेना, मिलिट्री के जो न्यायालय होते हैं, उनकी भी सजा को बदल सकता है, रद्द कर सकता है। कौन? राष्ट्रपति। उसके लिए वाजिब कारण होने चाहिए, क्योंकि अगर वाजिब कारण नहीं होंगे, लीगल रीजन नहीं होंगे, तो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। यानी कि राष्ट्रपति के अधिकारों के अंतर्गत इस देश में यदि कोई भी सजा आती है, उसके क्षेत्र के अंतर्गत आती है, तो वह उसे बदल सकता है, आगे बढ़ा सकता है या माफ कर सकता है। ओके, इसके बाद लास्ट जो टॉपिक है वो आपातकाल का है। आर्टिकल 352, आर्टिकल 356, आर्टिकल 360 और एक टर्म को यूज कर ले हम जो अपोजिट होता है, तो 356 के साथ में 365, ये सारे आर्टिकल भी हमको पढ़ने राष्ट्रपति के अधिकार के अंतर्गत आते हैं। सो यहां मैं आपको फिर से बता दूं कि आर्टिकल 352, 356, 360 और 365 प्लस राष्ट्रपति पर महाभियोग, ये दोनों टॉपिक्स पर एक सेपरेट और अगला वीडियो बनेगा, जिस पर मैं आपको इसकी डिटेल दूंगा। सो गाइज, अब मुझे इस बात का यकीन है कि आपने इस समय पर जो वीडियो देखा है, यह पूरा वीडियो मेरी उम्मीद के अंतर्गत आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। इस वीडियो में मैंने कोशिश करी कि कुछ भी बोर्ड में ना लिखना पड़े, सब कुछ आपकी स्क्रीन पर हो और एक्सप्लेनेशन मेरी तरफ से आपको मिलता रहे। संबंधित कोई भी टॉपिक पर अगर आपको क्वेश्चन पूछने हैं, तो ये व्हाट्सएप का नंबर जो चल रहा है, दिख रहा है नीचे, आप उसमें मुझे मैसेज करके पर्सनली जीएस की क्वेरीज को अपने सॉल्व कर सकते हैं। मैं चाहूंगा कि इस टॉपिक को पढ़ने के बाद आप जब अपने नोट्स बनाइए और उसे पढ़िए, तो जो संतुष्टि आपको हो उसको लेकर एम एकेडमी का जो प्रॉपर ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें मैसेज करके बताइएगा कि आपने जो वीडियोस अब तक एम एकेडमी के वीडियो से देखे हैं, वीडियो सीरीज में देखे, डिजिटल वीडियो सीरीज में देखे हैं, उनसे आपको क्या सेटिस्फेक्शन है और क्या फायदा मिल रहा है, या कंपलसरी है हर उस बच्चे के लिए जो हमारे एम एकेडमी के इस ऑनलाइन डिजिटल वीडियो सीक्वेंसिंग के सब्सक्रिप्शन को ले चुका है। ये कंपलसरी है कि आपको एम एकेडमी का जो ऑफिशियल ग्रुप है कोचिंग का, उसमें आपको कमेंट करके यह बताना है कि अब तक के वीडियोस में और इस वीडियो सीरीज से 800 रुपीज आपने स्पेंड किए हैं, तो उसके बदले में आपको क्या मिला है, ताकि दूसरे बच्चों तक भी यह जानकारी पहुंचे कि कुछ पैसे बचा के नहीं बैठने चाहिए, इन्वेस्ट करने चाहिए। याद रखिए, पैसा खर्च करने से पैसा आता है। ऐसे ही आपको यह समझना है कि वो वेस्ट हो रहा है या इन्वेस्ट हो रहा है। सो मेरी रिक्वेस्ट है, और रिक्वेस्ट की स्पेलिंग है ORDER, जो आपको करनी है। इस उम्मीद के साथ कि आप स्वस्थ हैं, बेहतरीन पढ़ाई में लगे हुए हैं, हमारे प्रयासों में और भी चीजों को ऐड ऑन करके अपनी तरफ से अपनी सफलता के प्रति आश्वस्त हो रहे हैं, इसी उम्मीद के साथ नेक्स्ट वीडियो में आपसे जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद टू ऑल ऑफ यू।